अमरीकी सदर ट्रंप और ईरानी क़यादत के दरमियान आपने हुर्मुज को लेकर जो हालिया लफ्जी जंग है, उसके बाद आप हालात को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? ओमान भी एक बड़ा प्लेयर बनकर सामने आया स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो उज़ैर एंड महम, थैंक यू वेरी मच कि आज आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। पिछले 2-3 दिन से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उज़ैर, ये कोई बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स नहीं है और जो सिचुएशन है वो खराबी की तरफ बढ़ रही है। कल आखिरी दिन था इस्लामाबाद एमईयू में जो 60 डेज थे उनका, और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या कहते हैं ये 60 डेज एक्सटेंड हो जाएंगे दोनों पार्टीज की तरफ से, लेकिन अभी तक कोई इस सिलसिले में कोई स्टेटमेंट्स नहीं आई। और दो बहुत अनयूजुअल डेवलपमेंट्स, एक तो ये है कि यूएई ने ईरान के साथ अपने सारे जो ट्रेड है वो खत्म कर दी है, और उन्होंने बहाना बनाया है कि जी के क्या कहते हैं कि ईरान ने 2 मिसाइल्स उनकी तरफ दागे हैं जो कि ईरान ने कह दिया है कि जी के ये हमने नहीं फेंके। इसका मतलब है कि ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ठीक है। और जो दूसरी डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि टर्की ने मेरे ख्याल अपने कुछ ट्रुप्स जो हैं वो सीरिया में इडलिब एयरबेस जो उनका है इडलिब एयरपोर्ट के ऊपर उधर भेजे हैं। तो उस एयरबेस को इजराइल ने कोई 8 अटैक्स किए हैं कल रात को। सो इसका मतलब यह है कि इजराइल जो है और अमेरिका जो है इस जंग को इस इलाके में फैलाना चाह रहे हैं। मिलिटरीली तो वो ये जंग हार चुके हैं, अब वो इस जंग को जो है ना इकोनॉमिक फ्रंट पे लेके जाना चाहते हैं। यूए की सैंक्शंस या जो ट्रेड एम्बार्गो है ईरान के ऊपर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 1/3 ऑफ इंपोर्ट्स जो ईरान के अंदर होती हैं वो दुबई पोर्ट से होती हैं। सो अगर आप दुबई पोर्ट से इंपोर्ट्स बंद कर देंगे ईरान के लिए, तो इसका मतलब कि इस वक्त जो भी खाने पीने की अशिया या क्या कहते हैं जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें वहां से ईरान आ रही थी वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। लेकिन आई डू नॉट थिंक सो कि ईरान इसकी वजह से किसी प्रेशर में आएगा, क्योंकि कैस्पियन सी उसके लिए खुला हुआ है और चाइना, रशिया, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इन सब के साथ उसके रास्ते खुले हुए। सही। अच्छा सही सर, 60 रोज़ा मफाहमती याददाश्त की अगर हम बात करें, ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान तो कोशिशें करता आ ही रहा है और पाकिस्तान की जानिब से दोनों मुल्कों को दोबारा मेज़ पर लाने की भी कोशिश की जा रही है। तो आपको क्या लगता है किस हद तक कामयाबी मिल सकती है अगर दोबारा से कोशिशें की जाएं तो? इस वक्त जो है ना विद एवरी पासिंग डे महम, मेरे ख्याल के इस्लामाबाद एमओयू जो है ना उसकी अफादियत खत्म होती जा रही है। बड़ी इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू से दिस, लेकिन दिस इज व्हाट द ग्राउंड रियलिटी इज। और मेरे ख्याल में ईरान और अमेरिका दोनों को इससे बेहतर डॉक्यूमेंट नहीं मिल सकता था जिसके ऊपर जंग खत्म की जाए, क्योंकि इस्लामाबाद एमओयू के तहत दोनों जो हैं अपने अपने लोगों को एक विक्ट्री नोशन दे सकते थे और दोनों कंट्रीज को शो सकती थी। लेकिन इस इलाके में एक्चुअली बुल इन द चाइना शॉप है ना, वो है इजराइल। और अगर आप देखें कि पिछले 7 से 8 हफ्ते में इजराइल ने इस इलाके में बहुत गेन्स किए हैं। उसने लबनान में, सीरिया में, जॉर्डन में, पैलेस्टाइन में और इराक में, इन 5 कंट्रीज के अंदर उसने बहुत ज्यादा टेरिटरी के ऊपर कब्जा किया है। और मेरे ख्याल ये सारा कुछ, ये जो सारा मैं कहता हूं कि ये जो एक स्ट्रेटेजी चल रही है वो बेसिकली स्ट्रेटेजी ये चल रही है कि किसी तरीके से जब प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अपनी इलेक्शन कैंपेन में जाएं तो वो इजरायली लोगों को ये बता सकें कि क्या कहते हैं कि उन्होंने इजराइल की बाउंड्रीज को बहुत एक्सपैंड कर दिया है और इजराइल 4 साल की बनिस्बत आज एक ज्यादा बड़ा मुल्क है। सो ये सारा कुछ जो है ये वो 2 इलेक्शंस जो अक्टूबर और नवंबर में होने जा रहे हैं उनको उनमें दोनों पार्टीज को फायदा देने के लिए। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अगर हम देखें तो आप सफीर के तौर पर सीरिया में भी काम कर चुके हैं, खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। तो सर सीरिया की सूरत हाल जरा हमें बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्रेडिट दे रहे थे, बयानात सामने आ रहे थे कि सीरिया भी जो है जो उसके पास लीथल वेपन्स हैं वो IAEA के हवाले करने को तैयार है और ये सब हमारी काविशों की वजह से हुआ है। तो हो क्या रहा है सीरिया के अंदर एक्चुअली?
देखिए, अनफॉर्चुनेटली सीरिया के अंदर जो है ना इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन बहुत ज्यादा है। जी। और जितने बड़े ममालिक हैं इस इलाके के और दुनिया के, उन्होंने अपने अपने बेसिस बना के रखे हैं। सही। अब एक सीरिया एक ऐसा मुल्क बन गया है कि जिसके नॉर्थ में कुर्दिस्तान बनाया गया है, जहां सीरिया के सारे ऑयल रिग्स वगैरह हैं, और एज सच सीरिया को वो उस पैसे से महरूम किया गया है, जिसकी वजह से सीरिया गल्फ का या ओपेक का एक बहुत फाल मेंबर था। लेकिन इस कुर्दिस्तान को कायम रखने के लिए जो टर्की है उसकी सपोर्ट अमेरिकन को और रशियंस को चाहिए थी, और इसीलिए जो इडलिब या एलेपो जो उनके नॉर्दर्न सिटीज हैं वहां जो बेसिस थे उनको कंट्रोल टर्की करता था। जी। लेकिन अगर आप सेंटर या वेस्ट में देखें तो वहां अमेरिकन बेसिस भी हैं और वहां रशियन बेसिस भी हैं। अगर आप देखें कि पिछले एक हफ्ते के अंदर सीरिया और रशिया के दरमियान एक डील हुई है कि जिसके अंदर जो तारतूस और लताकिया के दोनों पोर्ट्स हैं, उन पोर्ट्स को अभी भी रशिया को दे दिया गया है फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 years। ठीक है ना। सो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो है ना सीरिया के अंदर इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन बहुत है, और जो है इजराइल, वो जो है क्या कहते हैं माउंट हर्मन जो उनका बॉर्डर है क्या कहते हैं सीरिया के साथ, उसको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता। और अभी पिछले आप कहें कि 4-5 महीनों के अंदर उन्होंने माउंट हर्मन को क्रॉस करके वो डेमेस्कस के करीब कोई 15-20 किलोमीटर करीब आ गए, जिसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अच्छा खासा इलाका जो है वो सीरिया का उसके ऊपर कब्जा कर लिया, अपनी बाउंड्री को बढ़ा दिया है। वो ये समझते हैं, गो के मैं नहीं समझता, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफिकली देखें तो इडलिब और एलेपो जो है वो इजराइल से बहुत दूर हैं, लेकिन इजराइल समझता है कि एक मुस्लिम पावर की ट्रूप्स को सीरिया के अंदर होना शायद सीरिया को स्ट्रेंथ देगा और शायद इजराइल के वो कभी इस्तेमाल हो सकते हैं। इसलिए जो इजराइल है वो जब जी चाहता है वो सीरिया पे अटैक कर देता है, और अब तो जो सीरियंस हैं वो इजरायली अटैक्स को कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं देते। वो कहते को यानी कि उनकी जिंदगी का ये एक मामूल बन चुका है। तो मेरे ख्याल में जो है ना क्या कहते हैं, जब तक इजराइल इस इलाके के अंदर 2 स्टेट पॉलिसी के ऊपर नहीं मानेगा, जब तक वो यहाँ पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए तैयार नहीं होगा, और जब तक जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वो अपनी टांगों पे खुद खड़ी नहीं होंगी या अपने डिफेंस को खुद नहीं संभालेंगे, ठीक है ना। सो ये इलाका बिल्कुल सही साहब आपने दुरुस्त फरमाया है, और इसराइल तो स्पॉइलर है, इसको लगाम डालना भी बहुत जरूरी है। लास्टली ये बताएगा, हौसियों के सऊदी अरब में ड्रोन हमले, मुत्तहिदा अरब अमारात में कई माह बाद अचानक मिसाइल अलर्ट जारी होना किस बात की निशानदेही करता है? क्या खलीज का पूरा इलाका अगर हम देखें तो एक बार फिर जंग की लपेट में आने वाला है? जी देखिए, इस वक्त जो है ना मसल फ्लेक्सिंग जिसको कहते हैं ना मिलिट्री स्ट्रेटजी में, वो हो रही है। हर कोई जो है ना वो अपनी ताकत दिखला रहा है इस इलाके में। पहले क्या कहते हैं अमेरिका और इजराइल और ईरान ने अपनी ताकत दिखलाई, जब वहां स्टेलमेट हो गया तो फिर अब सऊदी अरेबिया, यूएई और हुतीज जो हैं वो अपनी ताकत दिखला रहे हैं, और बेसिकली सिर्फ ये बता रहे हैं कि जी के अगर इस इलाके के अंदर कोई पीसफुल को एग्जिस्टेंस होनी है तो आपको जो है ना यहाँ के जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं जिनमें इजराइल, अमेरिका ये सब शामिल हैं, उनको इस इलाके से जाना पड़ेगा और एक रीजनल को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और यही वो चीज है जो पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्किया जो है वो क्या कहते हैं इस इलाके के ममालिक को समझा रहे हैं कि देखिए आप लोग जो है ना, अगर आप ये ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज तो चेंज नहीं हो सकती, अगर आपने एक दूसरे के साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करनी है तो आपको एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का ख्याल रखना होगा। और जब तक आप ये नहीं करेंगे और आप फॉरेन पार्ट्स की तरफ देखेंगे अपनी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए, तो ना आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और ना ही आपको वो डिफेंस मिलेगा जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट है इसराइल का। हम देख रहे हैं कि लबनान के अंदर भी जो है वो ज़मीनी कार्रवाइयाँ करके जो है वहाँ से भी लैंड जो है वो ग्रैबिंग की जा रही है, और यहाँ पर हम सीरिया के अंदर भी इसी तरह के मामला देख रहे हैं।
तो इसराइल जो ऑब्वियसली इसको लगाम डालना बड़ा ज़रूरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर तो सबकी नज़रें हैं ही, लेकिन इसराइल पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है कि वो क्या कर रहा है और अपने इक़्तिदार को दबाम देने के लिए जो नेतन्याहू है वो किस तरह के हरबे जो है वो आजमा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर।